दोस्तों, आप सुन रहे हैं जेम्स हेडली चेज की वन ब्राइट समर मॉर्निंग का हिंदी एडिशन। जेल्डा वॉन वाइलाई अगर किसी रईस बाप की बेटी ना होती तो अपनी तालीमी और दिमागी सलाहियत के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी सेकंड क्लास के स्टोर पर सेल्स गर्ल होती या किसी कंपनी में मुलाजिम होती जिसकी ज़ात औकात सिर्फ एक टाइपिस्ट होने से ज़्यादा भी ना होती। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी जो वो टेक्सास के एक अरबपति की इकलौती बेटी थी। बस यही एक खूबी थी जो कुदरत ने उसे तबीयत से बख्शी थी, और इतनी तबीयत से बख्शी थी कि इसने उसकी सारी खामियों की निहायत ही उम्दा तरीके से पर्दापोशी कर दी थी। उसकी शक्ल सूरत भी ऐसी न थी कि देखने वालों का दिल धड़क जाता, और अपनी इस कमी को वो तब और शिद्दत से महसूस करती थी जब बाथरूम में आदम कद शीशे के सामने वो घंटों बैठी अपना नंगा जिस्म देखा करती थी। इस मामले में कुदरत ने उसको एक प्रयोग के तौर पर बनाया था जो बदकिस्मती से बिगड़ गया था और एक अजब नमूने के तौर पर बन गया था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं मगर बेजान सी थी। उसकी नाक सुतवा और मुंह खूबसूरत सा था, और ओंठ भी भरे भरे थे, मगर ठुड्डी गायब थी जिसके चलते चेहरे पर कोई आकर्षण ना बचा था। देखने में वो एक आम सी लड़की सी लगती थी जो बहुत खूबसूरत नहीं थी। कुल मिलाकर वो एक आम लड़की से भी कमतर थी। उसकी पैदाइशी बिगड़ी हुई थी, और अब 18 साल की उम्र में वो हर समय अनमनी सी रहती। उसका मन उल्टा सा रहता। उसके अंदर तमाम मनोरोग पैदा हो गए थे, और मिजाज हद दर्जे तक चिड़चिड़ा हो गया था। उसमें इतनी समझ जरूर आ चुकी थी कि उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले तमाम मर्दों की दिलचस्पी उसमें नहीं बल्कि उसकी अकूत दौलत पर है। इसलिए उसे न केवल मर्दों की सोहबत से दिलचस्पी खत्म हो गई थी, बल्कि उन्हें बेईमान की नज़र से देखने के अलावा उसके पास कोई दूसरी नज़र भी नहीं रह गई थी। अलबत्ता वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नेचर मैगजीन में छपने वाले तमाम हट्टे कट्टे नंग धड़ंग पुरुष मॉडल्स की तस्वीरें देखा करती थी। पैसे से जुटाई जा सकने वाली तमाम चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद जेल्डा हर वक्त बोर होती रहती थी। वो हफ्ते में 4 बार फिल्में देखने जाती थी, हफ्ते में 2 बार वाहियात किस्म की पार्टियां आयोजित करती थी जहां मुफ्तखोरों का जमावड़ा होता था, जो वहां तमाम तरह के लजीज खाने और पानी की तरह बहने वाली मुफ्त की शराब पीने आते, और जो जेल्डा के पीठ फेरते ही उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हरामखोरी और कमजरफी की इंतहा ये थी कि शुक्रिया कहना भी भूल जाते थे। जेल्डा अपने दुखों और अपनी बोरियत के लिए सिर्फ अपने बाप को जिम्मेदार ठहराती थी। इस सिलसिले में उसके दिमाग में अपने बाप के लिए हद दर्जे की नापसंदीदगी घर कर गई थी। उसके तमाम करीबी इस बात को लेकर अक्सर अफसोस भी करते थे, मगर वो यही कहती थी अगर उसके बाप के पास इतनी दौलत ना होती तो जरूर उसकी शादी हो गई होती और सुकून से वो भी अपनी जिंदगी बसर कर रही होती। अपनी हर तकलीफों का इलाज वो सिर्फ शादी को समझती थी। उसके बाप जॉन वॉन वॉन लाई ने बचपन से उसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की थी और बेशुमार प्यार भी दिया था, मगर वो कभी अपने पिता को उतनी इज्जत नहीं बख्श पाई थी। उसके लिए उसकी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ उसका बाप था। वो बाप जिसने उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को कहे अनकहे ही पूरा किया था, मगर उसके दिल में जगह ना बना पाया था। आज जुलाई की सुबह जेल्डा रूटीन के मुताबिक 7 बजे उठी थी, और अगले 1 घंटे चर्बी घटाऊ मसाज करवाने के बाद फ्रेश होकर बाप के साथ नाश्ता करने बैठी थी। 9 बजने से कुछ मिनट पहले वो उठकर बाहर आई जहां उसकी ई टाइप जगुआर खड़ी थी। आज शुक्रवार का दिन था और उसे अपने हेयर ड्रेसर के पास बाल रंगवाने जाना था। उसने हाल ही में एक औरतों की फैशन मैगजीन में पढ़ा था कि कोई नया रंग बाजार में आया था जो न केवल बालों की सुंदरता में इजाफा करता था बल्कि चेहरे की खूबसूरती में भी 4 चांद लगाता था। उसने एस्टेट के एंट्रेंस गेट तक जाने वाली मेन रोड पर अपनी कार दौड़ाई। उसकी गिनी जा सकने वाली खूबियों में एक खूबी ये भी थी कि किसी भी रेसिंग एक्सपर्ट की ही तरह वो कोई भी कार चला सकती थी। उसकी ड्राइविंग कमाल की थी। एंट्रेंस के रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ते फाटक के बाहर दूसरी तरफ एक नीले रंग की फोर्ड लिंकन से कमर सटाए चिटा उसका इंतजार कर रही थी। ये कार क्रेमर ने भिजवाई थी। उससे कोई 20 गज के फासले पर झाड़ियों के पीछे मुंह छुपा खड़ा था।
मो को पूरा भरोसा था कि चिटा अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देगी, और रिफ की ही तरह उसे भी मन ही मन ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। एक बार लड़की का कामयाबी से अगवा हो जाने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी क्रेमर की ये पहले की कामयाबी उसे हौसला देती थी कि सब अच्छे से निपट जाएगा। उसकी इस बेचैनी की एक वजह उसकी माँ डॉल से जुड़ी खबर भी थी, जो उसे उस वक्त मिली थी जब वो चिटा से मिलने जा रहा था। नर्स ने उसे बताया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही नाजुक थी और कई बार वो उसके बारे में पूछ चुकी थी। 9:10 हो चुके थे। जेल्डा की कार फाटक पर आ पहुंची थी। मो झाड़ियों के पीछे और दुबक गया। चिंटा भी लिंकन का हुड खोलकर उसमें आई खराबी को जांचने का नाटक करती खड़ी हो गई। उसने एक कॉटन का सूट पहन रखा था और बालों को फीते की मदद से पीछे बांध रखा था। देखने में वो एक आम सी लड़की नजर आ रही थी। रिक और मो की सोचों के बरखिलाफ वो अपने काम को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। और तो और वो इस काम की बतौर उजरत हासिल होने वाली $10,000 की रकम को खर्च करने के बारे में तक सोच चुकी थी। जिल्डा ने फाटक से कुछ पहले एक कार रोकी और उतरकर फाटक खोलने के लिए बढ़ी। फाटक खुलते ही चिटा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और पास आकर बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? दरअसल अचानक मेरी कार में न जाने क्या खराबी आ गई। अगर आप अपनी कार से किसी सर्विस स्टेशन तक लिफ्ट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिल्डा ने उसे घूरा। उसकी निगाहें चिटा की खूबसूरती पर पड़ी। उसके दिल में टीस सी उठी और चिटा से जलन भी हुई। जिल्डा को लड़की पसंद आई। वैसे भी वो उस दुनिया की थी जहां इस लड़की जैसी आम लड़कियों से उसका मिल पाना कभी मुमकिन नहीं था। उसकी दिलचस्पी इस आम सी लड़की में बढ़ गई। कुछ दूरी पर है एक, अंदर आ जाओ, मैं छोड़ दूंगी। पहला कदम कामयाबी से उठ गया था। झाड़ियों के पीछे छुपे मुंह के चेहरे पर खुशी के भाव आए। चिटा ने कार में बैठते हुए कहा, कितनी शानदार कार है आपकी। जिल्डा ने कार स्टार्ट करते हुए सहमति जताई। हाँ, तुम्हें पसंद आई? बहुत। ये 100 की रफ्तार से भाग सकती है ना? चिटा गलत सवाल कर बैठी थी। जिल्डा को दिखावे का बड़ा शौक था। ये सुनते ही जिल्डा के पैर एक्सीलेटर पर दब गए। कार हवा में फर्राटे भरती हुई हाईवे पर दौड़ी और देखते ही देखते उसकी स्पीडोमीटर की सुई 120 के निशान को छूने लगी। पीछे मो लिंकन का दरवाजा खोलकर उसमें सवार हो रहा था। जब तक देखते ही देखते कार उसकी आंखों के सामने से उछल हो गई। चिटा ने फौरन एहसास किया कि इस रफ्तार से तो मुंह से पकड़ पाने से रहा। उसने फौरन डरने का नाटक करते हुए दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और चीखती हुई बोली, धीमे करो, मैं मर जाऊंगी। जिल्डा की हंसी छूट गई। उसने स्पीड कम कर दी और हंसते हुए बोली, तुम्हें रफ्तार से डर लगता है? वाकई? मैं तो हमेशा इसी स्पीड से गाड़ी चलाती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी गाड़ी चलाने में। हाँ, मैं सचमुच डर गई थी। ये कहकर चिटा ने खिड़की से सिर निकालकर पीछे देखा। मो का कहीं नामो निशान न था। आपकी कार वाकई शानदार है और आप ड्राइविंग तो कमाल की करती हैं, कहकर उसने हिचकिचाने का नाटक किया और बोली, काश काश आप सैन बर्नार्डिनो जा रही होती। दरअसल मैंने अपने बॉयफ्रेंड से वहां मिलने का वादा किया था और पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, जिल्डा बोली। रास्ते में किसी सर्विस स्टेशन पर ठहरकर बता देते हैं तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है। तुम मेरे साथ निकल चलो, वो लोग कार ठीक करके सैन बर्नार्डिनो पहुंचा देंगे। तभी चिटा को सर्विस स्टेशन का बोर्ड दिखाई पड़ा। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं बाद में आकर कह दूंगी, मुझे जल्द से जल्द सैन बर्नार्डिनो पहुंचना है। जिल्डा ने कंधे उचकाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी उसकी निगाह ड्राइविंग मिरर पर पड़ी। बेड़ा गर्क फिर आ गया। वो बड़बड़ाई, क्या हुआ? चिटा घबराई। होगा क्या, है एक नामुराद ट्रैफिक पुलिस वाला, गाड़ी रोकने में ही भलाई है, कहकर उसने ब्रेक लगाए और सड़क के किनारे कार रोक दी। कुछ ही मिनट में एक लाल भभूका चेहरे वाला ट्रैफिक कांस्टेबल ने कार के बाजू में अपनी बाइक लगाई और उतरकर कार की तरफ बढ़ा। पुलिस वाले को देखकर चिटा सिकुड़ सी गई। वो चुपचाप हाथों को घुटनों में दबाई बैठी रही। उसे पास आता देखकर चिटा ने अपना मुंह दूसरी तरफ खिड़की की तरफ मोड़ लिया। उसके पसीने छूट गए थे। गुड मॉर्निंग मिस वॉन वाइलाई, ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। आपकी स्पीड आज भी 100 से ऊपर थी। माफ करिएगा, मुझे चालान काटना ही होगा।
चालान काटो तो भगवान करे कोई पेड़ की डाल टूटे और तुम दबकर मर जाओ। जिल्डा ने बनावटी गुस्से से कहा। जब पेड़ के नीचे खड़ा होऊंगा तभी तो दबूंगा, कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा और चालान काटकर उसे थमाने के लिए खिड़की की तरफ झुका। तभी उसकी निगाह चीटा पर पड़ी। वो उसे घूरने लगा। चिटा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। चिटा ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, लेकिन फौरन अपनी नजरें नीची कर ली। उसके दिल का चोर मचलने लगा था। वो फिर परे देखने लगी। कुछ देर घूरकर वो पीछे हट गया और जिल्डा को जोरदार सैल्यूट मारते हुए बोला, माफ करिएगा मिस वाइलाई, मैंने आपको रोकने और चालान काटने की गुस्ताखी की, मगर आप तो जानती ही हैं कि नौकरी तो बजानी ही पड़ती है। पेड़ न टूटे तो जाकर समंदर में छलांग लगा देना मर्फी, कहते हुए जिल्डा ने कार आगे बढ़ा दी। उसी वक्त एक नीली फोर्ड लिंकन बाजू से गुजरी। ये वही कार थी जिसका हुड खोले चिटा फाटक पर खड़ी थी। इस वक्त वो कार मुंह चला रहा था जो पीछे पीछे आ रहा था, मगर जिल्डा की कार के पास पुलिस वाले को देखते ही वो बगैर रुके आगे बढ़ गया। उसी वक्त जिल्डा ने भी अपनी कार हाईवे पर डाल दी थी। अरे, ये तो तुम्हारी कार दिख रही है। जिल्डा ने उस कार पर निगाह पड़ते ही हैरत से कहा। मेरी कार? वो भला कैसे हो सकती है? चिटा ने फौरन जवाब दिया। उसने उलझन भरे भाव से चिटा की तरफ देखा और कंधे झटकती हुई सामने सड़क पर देखने लगी। फिर अचानक मुंह बिगाड़कर बोली, ये कमबख्त ट्रैफिक वाला पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं इसे मुझे सताकर क्या मजा मिलता है। अब ये सैन बर्नार्डिनो तक पूरे रास्ते मेरे पीछे लगा रहेगा। जिल्डा की कार अब सैन बर्नार्डिनो की चढ़ाई वाली सड़क पर आ गई थी। चिटा पशुपेश में थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ फासले पर वही कांस्टेबल अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उसी तरफ आता दिखा। ये बड़ा नाजुक मसला था। यहाँ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करना महंगा पड़ सकता था। शायद सैन बर्नार्डिनो पहुंचकर वो किसी और सड़क पर मुड़ जाए या मुड़कर वापस चला जाए। उसने सोचा और बैग खोलकर तेजाब की शीशी निकाली और हाथ में थाम ली। ये वही शीशी थी जो क्रेमर ने उसे दी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जिल्डा ने पूछा। अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक और चेहरे पर वहशत के भाव पैदा करते हुए चिटा ने उसे बताया कि ये क्या चीज थी और उसका क्या इस्तेमाल होना था। काफी देर तक विक्टर डरमोट अपने खून से सने जूते को देखता रहा। उसे घिंसी आने लगी। उसने पैरों को झटका देते हुए जूते उतार दिए। कैरी बेजान सी बेड के किनारे बैठ गई। ये तो खून है, उसकी आवाज कंपकपा रही थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब ऐसे बैठो मत, फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी करो। सहमते हुए कैरी उठकर खड़ी हुई। उसकी टांगें अब भी थरथरा रही थीं। मैं तैयार हूँ विक, ये खून ही है ना? विक्टर ने दूसरे जूते पहन लिए थे और मन ही मन याद करने की कोशिश कर रहा था कि जूते पर खून कहाँ से लगा हो सकता था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि बाहर अहाते में कहीं खून नहीं था। होता तो उसे नजर आ जाता। जरूर ये स्टाफ क्वार्टर वाले केबिन में सना होगा। तो क्या ढिलों को चोट चपेट लग गई है? उसने खुद से सवाल किया। हाँ, मुझे भी खून लग रहा है, लेकिन अब ये कहानी छोड़ो और यहाँ से। वो रुक गया। उसने रेफ्रिजरेटर का डोर बंद होने की आवाज सुनी। तुमने वो आवाज सुनी? कैरी सहमी सी बोली। किचन में जरूर कोई है। विक्टर ने जल्दी से अपने जूते के फीते बांधे और कैरी की तरफ देखा। दोनों की निगाहें मिली। आवाज तो रेफ्रिजरेटर का डोर बंद होने की ही थी। विक्टर बोला। वही तो विक, यहाँ जरूर कोई है। घबराओ मत, यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हौसला रखो कैरी, मैं अभी आया। दबेवाव चलता हुआ विक्टर बेडरूम के अधकुलित दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर की तरफ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। उसे कोई आहट सुनाई नहीं दी। उसने दरवाजा खोल दिया और दबे पांव ही चलता हुआ लॉबी पार करके किचन में चला आया। किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही वो वहीं का वहीं जमकर रह गया। चमड़े की काली जैकेट पहने, चेहरे पर फपोले और चाकू का लंबा सा निशान लिए, बीचों बीच स्टूल पर बैठे मुर्गे की टंगड़ी चबाते एक अनजान शख्स को बैठे देखकर किसी का भी खून सर्द हो सकता था। वो रिफ था। उसे देखकर विक्टर का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और रह रहकर उसे अपनी रीढ़ की हड्डियों में झुरझुरी सी उठती महसूस होने लगी। रिफ ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा, फिर दांत चमकाते हुए बोला, क्यों, हो गई ना पैंट गीली?
कहकर उसने मुर्गे की टांग का बचा कुचा गोश्त दांतों से नोचा और हड्डी किचन में ही एक तरफ उछाल दी। तुम यहाँ क्या करने आए हो और कौन हो तुम? विक्टर ने खुद को संभालते हुए गुस्से से पूछा। रिफ ने उसे घूर कर देखा और आंखों में खूंखार भाव लाते हुए खतरनाक अंदाज में बोला, ध्यान से सुन बे, ज्यादा चू चपड़ नहीं करेगा तो सलामत रहेगा। ज्यादा सवाल मत कर, जैसा मैं कहूं अगर वैसा करता रहेगा तो तेरी गुड़िया जैसी खूबसूरत बीवी और चांद जैसा सलोना तेरा बेटा दोनों ही सही सलामत रहेंगे। उसने जेब से साइकिल की चैन निकाली और अपनी हथेली पर लपेटता हुआ बोला, चल कॉफी पिला, अपनी गुड़िया से कहना कि फटाफट तैयार करे, आया समझ में? गेट आउट! विक्टर हालक फाड़कर चिल्लाया, निकलो बाहर! उसकी आवाज सुनकर कैरी दौड़ती हुई किचन में आ पहुंची। रिफ की डरावनी शक्ल सूरत देखकर उसकी सांस जहां की तहां रुक गई। रिफ ने उसकी तरफ देखा और दांत चमकाता हुआ बोला, बहुत सुंदर। गुड़िया रानी, जल्दी से एक बढ़िया कॉफी बनाकर ला, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारा गुड्डा मेरे हाथों शहीद हो जाए। विक्टर मुट्ठियां पीछे आगे बढ़ा, मगर कैरी ने फौरन उसका बाजू कसकर थाम लिया। नहीं विक, मैं अभी इसके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, बस भगवान के लिए तुम इससे मत भिड़ो। समझदार गुड़िया है ये तो, कितनी जल्दी बात समझ गई। देखो तो, तुम दोनों मेरी बात मानते जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले और चीखता हुआ बोला, गई नहीं अभी तक? कॉफी ला, दोबारा ना कहना पड़े, समझी कुछ? विक्टर ने कैरी को किचन के बाहर खींचा और बोला, तुम जूनियर के पास ठहरो, मैं इस बदमाश से अभी निपटता हूँ। जैसे ही वो किचन की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि रिवावा स्टूल पर से खड़ा हो गया था और दांत चियारते उसी की तरफ आ रहा था। विक्टर अपनी सेहत पर बहुत तवज्जो देता था और कॉलेज के दिनों में एक बेहतरीन मुक्केबाज भी रह चुका था, मगर रिफ जैसे गली के मवाली का उससे कोई जोड़ नहीं था। विक्टर ने बाएं हाथ का जोरदार पंच उसकी तरफ मारा, मगर रिफ सिर को झुकाई देकर वार बचा ले गया और एक जोरदार मुक्का विक्टर की कनपट्टी पर मारा। विक लड़खड़ाता हुआ रिफ के कदमों में ढेर हो गया। उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुका था। एक चीख के साथ कैरी घुटनों के पल विक्टर के बगल में फर्श पर बैठ गई। एक चीख के साथ कैरी घुटनों के बल विक्टर के बगल में फर्श पर बैठ गई। उसने विक्टर का सिर गोद में लिया, वहां से खून बह रहा था। वो फिर चीखने लगी। रिफ ने हथेली से चैन खोली और जेब में डाल ली। फिर वो कैरी की तरफ मुड़ा और उसके बालों को मुट्ठी में भरा और बड़ी बेरहमी से खींचकर उसे खड़ा किया। कैरी ने गुस्से में जोरदार हाथ चलाया जो सीधे रिफ के गाल पर पड़ा। वो तिलमिला उठा और फिर उसने कैरी के बालों को पकड़कर तब तक झंझोरा तब तक कि वो बेदम ना हो गई। चल उठ, कॉफी लाती है, दबाओ इस हरामी का टिडुआ। कैरी ने तहशत से उसकी स्कीइंग बूट को देखा और उठकर कॉफी बनाने चली गई। जिल डेनिसन की मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी। डेनिसन रिसीवर कान से लगाते हुए बोला, फेडरल फील्ड ऑफिस हियर, इंस्पेक्टर डेनिसन स्पीकिंग। चीफ, मैं टॉम बोल रहा हूँ। डेनिसन ने फौरन अपने होने वाले दामाद की आवाज़ पहचानी। हाँ बोलो टॉम। क्रेमर चकमा दे गया, मुझे लगता है उसे अपना पीछा किए जाने की भनक लग गई होगी। मैं और मैसन दोनों साथ थे, मगर क्रेमर तो बड़ा सयाना निकला, वो एकदम से गायब हो गया। डेनिसन का चेहरा गुस्से से तन गया। बमुश्किल उसने खुद पर काबू किया और झुंझलाते हुए बोला, जाने दो, जल्दी से वापस दफ्तर पहुंचो, कहकर उसने रिसीवर रख दिया। 10 मिनट बाद फिर टेलीफोन की घंटी बजी। इस बार स्पेशल एजेंट हैरी गार्सन का फोन था। चीफ, मुंह जैकेटी चकमा दे गया, गार्सन की दबी दबी आवाज आई। पता है, यही कहोगे कि पता ही नहीं चला और देखते देखते हवा में गायब हो गया, डेनिसन खींचते हुए बोला और झटके से रिसीवर रख दिया। फिर उसने कुर्सी की पुष्ट से अपनी पीठ टिकाई और अपना पाइप भरने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और टॉम हॉपर भीतर आया। जैकेटी भी निकल गया, डेनिसन ने टॉम को देखते ही कहा। ये दोनों हैं तो जरूर कोई खुराफात करने की फिराक में, मगर क्या? टॉम एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। हम दोनों पूरी मुस्तैदी से उसको चौकसी कर रहे थे। लॉबी तक तो वो हमारी नजरों में था, फिर जैसे ही। अब छोड़ो वो किस्सा, डेनिसन ने उसकी बात काटी। चलो घूम फिर कर आते हैं। 20 मिनट बाद उसकी कार क्रेमर के बंगले के सामने खड़ी थी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि क्रेमर अभी घर पर नहीं होगा, डेनिसन ने बंगले के गेट की तरफ देखते हुए कहा। अलबत्ता इस वक्त उसकी बीवी घर पर ही होगी।
किसी वक्त वो एक नाइट क्लब सिंगर हुआ करती थी। अब तो काफी अरसा हो गया उसे देखे। सुना है आजकल काफी इज्जतदार महिला बन गई है। हारपान ने उतरकर गेट खोला और वापस आकर कार में बैठ गया। डेनिसन ने कार मेन बंगले की तरफ बढ़ाई। बड़े ठाट बाट हैं, बड़े ठसके से रहते दिख रहे हैं। हार्पर बंगले की खूबसूरती को देखते हुए बोला, जब फोकट में 1 करोड़ मिल जाए तो तुम भी ऐसे ठाट बाट से रहने लगोगे। डेनिसन ने मुंह बनाकर कहा, इस बड़े खलीफा ने तो 4 करोड़ फोकट में बनाए थे। घंटी के जवाब में एक मोटी हफसन नौकरानी जैसी दिखती औरत ने दरवाजा खोला। मिस्टर क्रेमर हैं? डेनिसन ने पूछा। नहीं, वो तो घर पर नहीं है, नौकरानी ने शक भरी आवाज में जवाब दिया। मिसेस क्रेमर तो होंगी, उनसे जाकर कहो कि फेडरल ब्यूरो के इंस्पेक्टर डेनिसन उनसे मिलना चाहते हैं। कहकर वो आगे बढ़ा। नौकरानी एक तरफ सरक गई। दोनों एक खूब सजी धजी विशाल लॉबी में आ गए। हेलन क्रेमर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उन दोनों को वहां देखकर वो सीढ़ियों पर ही ठिठक गई। अचानक ही उसके हाथ अपने गले की ओर उठ गए। गुड इवनिंग मिसेस क्रेमर, डेनिस ने अपनी आवाज में रौब पैदा करते हुए कहा। हम दोनों फेडरल ऑफिसर्स हैं, शायद मिस्टर क्रेमर घर पर मौजूद नहीं हैं। हेलन के पेट में गोला सा उठने लगा। फेडरल ऑफिसर्स यहां? उसके हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर मजबूती से जम गए। क्रेमर के जराइम पेशा जिंदगी से किनारा कर लेने के बाद से ही वो ऐसे किसी पल के आने से दहलती रहती थी। वो शांत सी आंखों में खौफ के साए लिए खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद मन ही मन हौसला जुटाती हुई नीचे उतर आई और नौकरानी मार्था को किचन की तरफ जाने का इशारा करके खुद के होशो हवास पर काबू करते हुए बोली, हाँ, मिस्टर क्रेमर शहर से बाहर गए हुए हैं। आखिर बात क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर डेनिसन है। दरअसल मैं उनसे मिलना चाहता था। उसकी निगाह लाउंज के खुले दरवाजे पर पड़ी। वो शोर बढ़ता हुआ बोला, वहां चलकर बात करते हैं। हेलेन थोड़ा हिचकिचाई, फिर वो भी उस तरफ बढ़ गई। मैं कुछ समझी नहीं, किस सिलसिले में बात करनी है? ये एक पुलिस इंक्वायरी है। कहाँ गए हैं मिस्टर क्रेमर? हेलेन के दिल पर घूंसा सा लगा। पुलिस इंक्वायरी? हे भगवान! वो और सिमट कर बैठ गई। फिर दबी आवाज में बोली, न्यूयॉर्क गए हैं, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकती कि वो ठहरे कहाँ हैं। अपने किसी काम के सिलसिले में ही गए हैं। डेनिसन ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसे 15 साल पहले की हेलन याद आई, जो जगमग जगमग किया करती थी, और आज इतने अरसे बाद देखने पर उसे उस जगमगाहट के कहीं कोई आसार नजर नहीं आए। उसका हुस्न फीका पड़ चुका था। इस वक्त डरी हुई सी नजर आ रही थी। अच्छा मिसेस क्रेमर, क्या ये सच नहीं है कि कुछ हफ्तों पहले मो जिकेटी नाम का एक सजाए याफ्ता और आदि मुजरिम यहाँ आपके घर आया था? हाँ, आया तो था। दरअसल वो मेरे पति का पुराना दोस्त है। वो यहाँ पैराडाइज सिटी में एक इटालियन रेस्टोरेंट खोलने के सिलसिले में आया था। हेलन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। पुरानी जान पहचान होने के नाते ही मेरे पति ने उसे लंच पर इनवाइट कर लिया था। डेनिसन अपनी ठुड्डी खुजाने लगा, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, तो जिकेटी रेस्टोरेंट खोलने वाला है? ऐसा जरूर उसी ने आपसे बताया होगा। हाँ, उसने हम दोनों को यही बताया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जैकेटी पिछले कई महीनों से एक सस्ते से घटिया होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था और लोगों की झूठन साफ करता फिर रहा था। उसके पास खर्चने को एक नया पैसा तक नहीं, तो भला रेस्टोरेंट कहाँ से खोल लेगा? हेलन की आंखें मुंद गईं। वो अंदर ही अंदर से हर उठी। मैं जाती तौर पर उसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस उतना ही जानती हूँ जितना उसने मेरे पति को बताया था। वो फिक्रमंद होती हुई बोली, देखिए मिसेस क्रेमर, हमारे पास आपके पति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आपके पति एक वक्त बहुत बड़े रैकेटियर और मुजरिमों के बॉस हुआ करते थे, लेकिन इससे पहले हम लोग उनकी खाना खराबी करते, उन्हें वक्त रहते अक्ल आ गई थी और उन्होंने जुर्म की दुनिया से किनारा कर लिया था। मगर अब लगता है कि उनकी मुजरिमों वाली पुरानी फितरत फिर से जाग उठी है और वो फिर कोई वारदात करने की फिराक में है। कहकर डेनिसन ने हेलन की आंखों में झांका और कदरन नरम लहजे से बोला, मिसेस क्रेमर, आपके और आपके पति की तरफ से मैं यही दुआ करूंगा कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन अपने हक में मैं यही चाहूंगा कि मेरा अंदाजा सही हो। अगर आपकी उनसे बात हो तो उन्हें यही सलाह दीजिएगा कि अगर वो ऐसे किसी इरादे पर अमल करने की फिराक में हो तो बाज आ जाएं। मेरी निगाह उन्हीं पर है।
इस बार बहुत लंबा नपेंगे। ये एक दोस्ताना मशवरा है आपके लिए, समझ गई आप? कहते हुए उसने टॉम को उठने का इशारा किया और हेलन का कोई जवाब सुने बगैर बाहर आ गया। जब वो दोनों अपनी कार पर सवार होकर चले गए तो हेलन ने अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। जिस वक्त डेनिसन हेलन से बात कर रहा था, क्रेमर एक टैक्सी से लेक एरोहेड होटल पहुंचा था। लेक एरोहेड होटल एक हाई क्लास क्लाइंटेल वाला डीलक्स 5 स्टार होटल था, जो हर साल के इस वक्त रईस लोगों की आमद से भरा रहता था। पिछले हफ्ते ही क्रेमर ने वहां फोन करके एक फर्जी नाम से अपने लिए एक स्वीट बुक करवा लिया था, जिसकी बालकनी से झील का सुंदर नजारा होता था। इस वक्त वो मन ही मन बहुत खुश था। जिस तरह आज उसने अपने पीछे लगे 2 फेडरल एजेंट्स को गच्चा दिया था, उससे उसे यकीन हो गया था कि आज भी उसका पुराना रंग फीका नहीं पड़ा। इस ख्याल से मन ही मन वो बहुत इतराया था और उम्मीद कर रहा था कि उसकी तरह ही मो भी उसके पीछे लगे एजेंट्स को गच्चा देने में कामयाब रहेगा। अपना सामान कमरे में जमाने के बाद वो सिगार सुलगाकर बालकनी में आ गया और झील की तरफ निहारने लगा। तकरीबन 7 बजे वो उठकर कमरे में आया और फोन उठाकर स्विच बोर्ड ऑपरेटर से ट्विन क्रीक टावर में मिस्टर मेरियन का नंबर मिलाने को कहा। मो मेरियन के फर्जी नाम से वहां टिका हुआ था। दोनों ने मुख्तसर सी बात की। उनकी बातचीत के लफ्ज सुन लेने पर भी कोई कतई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन दोनों ने किस बारे में बातचीत की, मगर क्रेमर को पता चल चुका था कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था और दोनों मवाली भाई बहन की जोड़ी भी मैदान में उतर चुकी थी। कल जब माल पहुंच जाए तो फोन करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, कहकर उसने फोन रख दिया। मुंह से बात होने के बाद उसका मन हेलन से बात करने का हुआ, लेकिन कुछ सोचकर उसने ये इरादा छोड़ दिया। उसने हेलन को बताया था कि वो सोली ल्यूकॉस की मौत के सिलसिले में एक ज़रूरी काम से न्यूयॉर्क जा रहा है और अगर कुछ दिनों तक बात ना हो पाए तो वो घबराए नहीं। आते वक्त हेलन की आंखों में उठ रहे भावों को देखकर वो बेचैन हो उठा था। उसे पता था कि हेलन बेवकूफ़ नहीं थी और उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसे कोई भी सजता सा किस्सा सुनाने की कोशिश करना बेकार ही था। इस वक्त उसे कॉल करना आ बैल मुझे मार जैसा ही था। वो आसानी से कॉल ट्रेस करवा कर पता लगा सकती थी कि इस वक्त उसका पति न्यूयॉर्क में नहीं था। उसने कॉल न करने का ही फैसला किया और अपने कमरे में डिनर मंगवाकर खा पी कर बालकनी में बैठा सिगार फूंकता रहा। अगले दिन 11 बजे मो का फोन आया। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी और बातचीत के लहजे में कुछ कुछ सहमापन भी था। हमें माल मिल गया, लेकिन एक दिक्कत पैदा हो गई है, वो बोला। तुम बोल कहाँ से रहे हो? क्रेमर ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। लोएन पाइन में एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से। होटल की लॉबी में कई टेलीफोन बूथ बने हुए थे, जिसके बारे में क्रेमर को अच्छी तरह से पता था कि वहां से की गई कोई भी कॉल होटल के स्विच बोर्ड से होकर नहीं जाती थी। अपना नंबर दो और ठहर कर इंतजार करो, मैं भी कॉल करता हूँ। मो ने उसे नंबर दिया और लाइन काट दी। क्रेमर जानता था कि यह खतरनाक हो सकता था। बहुत मुमकिन था कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर ने इस बातचीत को सुना हो, मगर उसे ये जानने की बेचैनी थी कि मो किस दिक्कत के बारे में बताना चाहता था। वो लिफ्ट के नीचे लॉबी में आया। उसे वहां एक खाली बूथ मिल गया। उसने अंदर घुसकर उसका पल्ला बंद किया और मो के दिए हुए नंबर पर कॉल लगाई। दूसरी तरफ मो ने फौरन फोन उठाया। क्या हुआ? मो की आवाज सुनते ही क्रेमर बोला। मो ने उसे ट्रैफिक कांस्टेबल के बारे में बताया और पूरी घटना तफसील से बताकर आखिर में बोला, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कहीं से मामला खटाई में पड़ा तो उस कांस्टेबल को चिटा के बारे में गोली की तेजी से सूझेगा, साथ ही उसका हुलिया और शक्ल सूरत भी। हालांकि जो हुआ उसमें कहीं से चिटा की कोई गलती नहीं थी। वो साली रईस बाप की शहजादी पब्लिक रोड को भी अपने एस्टेट की प्राइवेट रोड समझकर गाड़ी चलाती है। कुछ नहीं खटाई में पड़ने वाला, क्रेमर बोला। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तुम ये बताओ, वॉन वाइलाई की बेटी कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर रही? चिटा ने उसे अच्छे से संभाल रखा है, उधर कोई दिक्कत नहीं। तेजाब के खौफ से ही उसके कसबस ढीले पड़े हुए हैं। मैं तो बस तुम्हें उस कांस्टेबल के बारे में ही बताना चाहता था। उसके बारे में सोचना छोड़ो मो, क्रेमर ने कहा। अगले 1 घंटे में वेस्टलैंड पहुंचो। उस मवाली छोकरे से कहना कि टेलीफोन की तारें जोड़ दे। मैं 12:30 बजे के आसपास फोन करूंगा। जब तुम्हारे वहां पहुंचे होने की तस्दीक हो जाएगी, तब तक मैं जॉन वॉन वाइलाई से बात करता हूं।
फोन रखकर क्रेमर वापस अपने कमरे में पहुंचा और फिर से बालकनी में आ गया। साला कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, वो बुदबुदाया। ट्रैफिक कांस्टेबल उसे उलझन में डाल रहा था। मो को तो उसने कैसे भी समझा दिया था, मगर उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर वो कांस्टेबल दूसरों के फटे में टांग अड़ाने जैसी किस्म का हुआ तो शर्तियां दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। कुछ नहीं तो खामखाम में ही वो हेडक्वार्टर में इस बारे में मुंह फाड़ सकता है कि आज वॉन वाइलाई की बेटी कार में एक अजनबी और उसकी हैसियत से गिरी हुई लड़की के साथ जा रही थी। मुमकिन तो नहीं है, मगर क्या पता चलता है होनी का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। ऐसे ही उथल पुथल भरे ख्यालों से दो चार होता हुआ वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देखता रहा। 12:30 बजे उसने वेस्टलैंड फोन लगाया। कुछ देर बाद उधर से ऑपरेटर की आवाज आई। हमें खेद है कि वहां की लाइन खराब होने की वजह से आपकी बात हो पाना पॉसिबल नहीं है। हमारा लाइनमैन वहां के लिए निकल पड़ा है। अगर आप 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल करें तो शायद आपकी बात हो सके। क्रेमर के चेहरे पर एकाएक कई रंग आकर गुजर गए। उसने ऑपरेटर को धन्यवाद कहा और सिर पकड़कर बैठ गया। चीजें अब उसके मुताबिक नहीं चल रही थीं। बहुत मुमकिन था कि वाइलाई की बेटी को अपॉइंटमेंट के अनुसार वहां पहुंचते ना देखकर हेयर ड्रेसर ही उसके बाप को कॉल कर दे। वाइलाई भी लंच तक ही इंतजार करता, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बेटी कंट्री क्लब में ही लंच करती है। वहां से ये पता चलते ही कि आज तो उसकी बेटी वहां भी नहीं पहुंची, वो फौरन पुलिस को कॉल लगा सकता था। एक बार पुलिस का बीच में आना था, फिर सब कुछ बंटाधार ही होना था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था और उसे हलकान कर रहा था। हमारा लाइनमैन वहां के लिए निकल पड़ा है। ऑपरेटर के ये शब्द दिमाग में गूंजते ही उसके पसीने छूट गए थे। क्या होने वाला है? काफी देर वो यूं ही सिर धुनता बैठा रहा। अब सब कुछ मुंह पर डिपेंडेंट था। क्या वो इन हालात का सामना कर पाएगा? जब लाइनमैन वहां पहुंचकर ये देखेगा कि लाइन में कोई खराबी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर तार काटे हैं, तो क्या वो वापस लौटकर ये बताएगा? क्या टेलीफोन विभाग इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आगे पुलिस को इसके बारे में जानकारी देगा? सब कुछ इस बात पर डिपेंडेंट था कि मो किस खूबसूरती और कुशलता से लाइनमैन के साथ पेश आता है। उसने गले के पास कॉलर के बटन खोले और सोचने लगा कि अब तक तो चिटा और मो वाइलाई की बेटी को लेकर वेस्टलैंड पहुंच भी गए होंगे, तो इससे पहले वाइलाई आगे पुलिस को इत्तला दे, बेहतर होगा कि पहले वही वाइलाई को फोन कर दे। उसने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें लिखे ढेर सारे नंबर्स में से वाइलाई का नंबर ढूंढने लगा। डायरी में नंबर मिलते ही उसका हाथ खुद ब खुद फोन के डायल से उलझ गया। अचानक दिमाग में कुछ आते ही उसने हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींचा। वो फंसते फंसते बचा था। वॉन वाइलाई जैसे बेशुमार दौलत के पहाड़ पर बैठे और बारसूख शख्स के लिए ये पता लगा लेना कि उसे आई हुई कॉल कहाँ से आई थी, कुछ ही मिनटों का काम था। वो होटल से बाहर आया और एक टैक्सी पर सवार होकर जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वहां से उसने जॉन वाइलाई के घर का नंबर मिलाया। मिस्टर वॉन वाइलाइस रेजिडेंस? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं मिस्टर वॉन वाइलाई से बात करना चाहता हूँ, क्रेमर ने कहा। मेरा उनसे बात करना बेहद जरूरी है। ये उनकी बेटी के बारे में है। आपका नाम? वो मुझे नहीं जानते। मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ। मेरा नाम मैनिकिन है। आप जरा होल्ड कीजिए। जॉन वाइलाई अभी अभी मॉर्निंग वॉक से वापस आया था और स्टडी में बैठा था, अपनी डाक देख रहा था। तभी घर का मेन नौकर फेलोज दरवाजा खटखटाता भीतर आया। सर, कोई मिस्टर मैनिकिन फोन पर आपसे बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मिस जेल्डा के दोस्त हैं। जॉन वाइलाई का कद छोटा, चेहरा चौड़ा और शरीर भरा भरा था। उसकी आंखों में हमेशा सख्त भाव झलकते रहते थे और आंखों के नीचे का गोश्त फूला फूला सा था। वे वही लगता था जो वो था, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा जिसने कैसे और क्यों की परवाह किए बगैर बाप के कमाए $1 के 10 किए थे। वो कुछ देर तक फेलोज की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें अधमुंधी सी हो गई थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि जेल्डा के किसी दोस्त ने पहले कभी उसे यूं फोन किया हो। वो फोन की तरफ बढ़ा। एक हाथ से टेलीफोन से जुड़े टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन करते हुए उसने दूसरे हाथ से फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। यस, मिस्टर जॉन वॉन लाई? हाँ, मैं आपकी बेटी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। आपको अभी से फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। क्रेमर ने इस डर से जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया
कि कहीं उसने अपनी कॉल्स को ट्रेस किए जाने का कोई एडवांस इंतजाम न कर रखा हो। हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। आपकी बेटी बिल्कुल महफूज है और आइंदा चंद दिनों में उसे सही सलामत आपको लौटा दिया जाएगा। अलबत्ता अगर आपने पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी की या ऐसा कोई कदम उठाया जिसकी आपसे इन हालात में उम्मीद नहीं की जा सकती, तो आप कभी भी अपनी बेटी का मुंह नहीं देख पाएंगे। हमारा बहुत बड़ा गिरोह है और आपके घर और सभी फोन्स पर हमारी 24 घंटे नज़र है। आप बगैर पर फड़फड़ाए ये खामोशी से बैठकर कल तक इंतज़ार कीजिए। मैं कल फिर फ़ोन करूँगा। मैं एक बार फिर आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपका एक भी गलत कदम आपकी बेटी से आपको उतनी ही दूर लेकर जाएगा। क्रेमर ने फ़ोन बंद किया और फौरन बूथ से बाहर निकलकर लंबे लंबे कद बढ़ाता टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। अब उसे वापस होटल पहुंचने की जल्दी थी। काफी देर तक वाइलाई फोन का रिसीवर अपने मजबूत हाथों में भींचे बुत बना खड़ा रहा। उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया था, मगर साथ ही अब वहां बड़े खौफनाक भाव भी नुमाया हो रहे थे। उसने रिसीवर वापस रखा और टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। एंड्रयूज को बुलाओ, वो खुरदरी और सख्त आवाज में बोला। फेलोज उल्टे पांव वापस भागा। थोड़ी देर में एक स्पोर्ट शर्ट और नीली जीन्स पहने लंबे शख्स ने कमरे में अपनी आमद दर्ज की। वो जॉन वाइलाई का सेक्रेटरी मैरिल एंड्रयूज था। उस वक्त वाइलाई फोन पर टेलीफोन सुपरवाइजर से बात कर रहा था। मिस्टर वाइलाई, वो कॉल जनरल पोस्ट ऑफिस के एक पब्लिक बूथ से की गई थी, उधर से सुपरवाइजर ने बताया। वाइलाई ने शुक्रिया कहते हुए फोन रख दिया। फिर वो एंड्रूज की तरफ मुड़कर बोला, अभी अभी एक कॉल आई थी कि जेल्डा को किडनैप कर लिया गया है। तुम जरा हेयर ड्रेसर और कंट्री क्लब फोन करके जेल्डा के बारे में पता तो करो कि जेल्डा वहां पहुंची थी या नहीं। वाइलाई खिड़की की तरफ बढ़ा और एंड्रूज फोन से उलझ गया। खिड़की के पास खड़ा वाइलाई टकटकी लगाए शून्य में घूरे जा रहा था जब एंड्रूज ने आकर कहा, सर, मिस जेल्डा ना तो हेयर ड्रेसर के यहाँ पहुंची थी और ना ही उन्हें कंट्री क्लब में देखा गया। क्या मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, वाइलाई सख्ती से बोला, इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। फिलहाल तुम अभी जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ कि अब क्या करना है।